दोस्तों, बिहार चुनाव में अपनी सत्ता और प्रतिष्ठा बचाने के लिए बीजेपी ने नीतीश कुमार से अलग अपनी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। नीतीश कुमार ने 19 साल शासन संभाला है। आप जानते हैं, कई बार पाले बदले, दुश्मनी और दोस्ती दोनों निभाई, लेकिन कभी भी सांप्रदायिक राजनीति नहीं की। मगर अब उनके बिहार में बीजेपी खुलकर सांप्रदायिक कार्ड खेल रही है और साथ ही नीतीश कुमार की नीति के खिलाफ आरक्षण विरोधी काम भी कर रही है। आज बिहार में तेजस्वी यादव ने इसी पर मोर्चा खोल दिया है, जिसमें सीधे निशाने पर नीतीश कुमार थे, लेकिन नुकसान बीजेपी का होना तय है। उधर राहुल गांधी के 2 दिन के गुजरात दौरे के बाद बीजेपी को गुजरात में डर तो लग ही रहा है और यूपी में भी अब बीजेपी घबराई हुई दिख रही है। तमाम बातों पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन राहुल गांधी 2 दिन गुजरात में रहे और गुजरात में उनका एक भाषण काफी वायरल है। उस भाषण में उन्होंने अपने लोगों, अपने साथियों और विद इन दी पार्टी जो कह सकते हैं, यानी अंदरूनी गतिविधियों में जो उनके साथी, उनके सहयोगी, उनके कार्यकर्ता लिप्त नहीं हैं, बल्कि वो बीजेपी और आरएसएस के लिए काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी राहुल गांधी ने जो पैगाम दिया है, उसकी बानगी जरा राहुल की जुबानी सुन लीजिए। चर्चा आगे बढ़ाएंगे, गुजरात से इधर उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार भी चलेंगे, क्या कुछ चल रहा है। और उन सबके बीच कल से जो लोकसभा और राज्यसभा की गतिविधियां शुरू होंगी, यानी संसद का सत्र और उसका दूसरा बजट सत्र, उसका दूसरा फेज जो कल से शुरू हो रहा है, उस पर भी चर्चा। लेकिन पहले सुनिए राहुल गांधी को। पहला काम, ये जो 2 ग्रुप से इनको अलग करना है सीधा। अगर हमें सख्त कार्रवाई करनी पड़ी, 10, 15, 20, 30, 40 लोगों को निकालना पड़ा, निकाल देना चाहिए। बीजेपी के लिए अंदर से काम कर रहे हो, चलो जाके देखते हैं, बाहर से काम करो। तुम्हारी वहां जगह नहीं बनेगी, बाहर फेंक देंगे तुम्हें। तो पहला काम यह कर। तो यहां साफ साफ एक पैगाम, एक मैसेज अपने अंदर जो विद इन दी पार्टी जो कार्यकर्ता हैं उनके लिए, नेता हैं उनके लिए, वरिष्ठ नेता उनके लिए यहां राहुल गांधी ने 2 दिन के गुजरात दौरे के बाद दे दी। और वहां से बीजेपी को गुजरात में डर तो लग ही रहा है, लेकिन डर इधर उत्तर प्रदेश में भी अब बीजेपी को लग रहा है। बीजेपी उत्तर प्रदेश में घबराई हुई दिख रही है। महाकुंभ की कामयाबी पर योगी आज तक अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, आप जानते हैं, लेकिन लोकसभा में मिली हार 2 साल बाद विधानसभा चुनाव में भी भारी न पड़ जाए, इसका डर भी शायद उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को लग रहा है। जी हां, आपको पता ही है कि 80 सीटें हैं लोकसभा की उत्तर प्रदेश में, और उसमें से कितनी सीटें गंवा चुकी बीजेपी इस बार, आप याद कीजिए। 43 सीटें तो इधर इंडिया गठबंधन के पास थीं, जिसमें 37 सीटें समाजवादी पार्टी के पास। तो ये एक डर है, इसलिए योगी आज दिल्ली से मोदी से दिल्ली में मिलने आए और राज्य में यानी उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार और उसके साथ साथ नए प्रदेश अध्यक्ष और जिला पदाधिकारियों की नियुक्तियों पर चर्चा की। इधर राहुल गांधी गुजरात का 2 दिन का दौरा खत्म करके लौट आए हैं और अब उनका फोकस बिहार पर है। 12 मार्च को राहुल गांधी बिहार कांग्रेस के नए प्रभारी कृष्णा अल्लावरू से मिलेंगे। 12 मार्च यानी 2 दिन बाद, कल 10 है, उसके बाद 11, फिर 12, तीसरे दिन। और कृष्णा अल्लावरू ने अभी काफी वक्त बिहार में गुजारा है जब उनको बिहार का प्रभारी बनाया गया था। वहीं कन्हैया कुमार हैं। कन्हैया कुमार बिहार में 16 मार्च से यानी अगले हफ्ते से 14 अप्रैल तक लगभग 1 महीने बिहार को नौकरी दो यात्रा निकालने जा रहे हैं। कन्हैया कुमार बिहार में, बिहार को नौकरी दो। कन्हैया कुमार को चुनाव मैदान में उतारना कांग्रेस की नई रणनीति है, उसमें भी बिहार को नौकरी दो यानी युवाओं को अपने साथ जोड़ो, यह काम कन्हैया कुमार करने जा रहे हैं। इधर मोदी भी अब अप्रैल में फिर बिहार पहुंचने वाले हैं और फिर से कई उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रमों में नरेंद्र मोदी बिहार में हिस्सा लेने वाले हैं। मोदी का बार बार बिहार पहुंचना बता रहा है कि बीजेपी के लिए तेजस्वी अब बड़ी चुनौती बन गए हैं।
वैसे भी तेजस्वी यादव ने अब बिहार में आरक्षण के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ विरोध शुरू कर दिया है। आज आरजेडी ने तेजस्वी यादव के लीडरशिप में, नेतृत्व में एक प्रदर्शन किया। उस प्रदर्शन में आरजेडी का आरोप है कि हमारी सरकार ने बिहार में 65% आरक्षण की सीमा बढ़ाई थी, लेकिन एनडीए ने उसे रोककर अनुसूचित जाति और जनजाति, पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों का नुकसान कर दिया है। क्या कुछ कहा इस मसले पर तेजस्वी यादव ने? दरअसल तेजस्वी यादव का कहना है कि इस वर्ग को 16% आरक्षण का सीधा नुकसान हो रहा है, जिससे कम से कम 50,000 से ज्यादा युवाओं को नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। आइए जरा सुन लेते हैं, तेजस्वी यादव सीधे मीडिया को संबोधित कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। जब हम लोगों की 17 महीने महागठबंधन की सरकार थी, तब हम लोगों ने जाति आधारित गणना करा करके आरक्षण की सीमा को 65% बढ़ाने का काम किया। लगभग 16% हम लोगों ने आरक्षण को बढ़ाया और उस समय भी हम लोगों की मांग थी केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री जी से, कि जो आरक्षण हम लोगों ने बढ़ाया है और हम लोगों ने कैबिनेट से भी सिफारिश करके केंद्र सरकार को भेजा था कि 9वीं अनुसूची में इस आरक्षण को जो है आप डालिए ताकि आरक्षण जो है सुरक्षित रहे। पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, दलित आदिवासी भाइयों का, इसमें आरक्षण हम सब लोगों ने बढ़ाने का काम किया था। आप सब लोगों को पता है कि भाजपा के लोगों ने 10 महीने तक केंद्र सरकार ने इसको अनुसूची 9 में नहीं डाला और कोर्ट कचहरी जा करके इसको जो है आरक्षण को फंसाने का काम किया गया, लटकाने का काम किया गया। मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और बिहार सरकार के वकील जो हैं मजबूती से इस मुकदमे को नहीं लड़ रहे, यानी चाहते हैं कि आरक्षण जो है 16% जो बढ़ाई गई उसको समाप्त कर दिया जाए। लेकिन हम राष्ट्रीय जनता दल के लोग, गरीब गुरबा शोषित वंचितों के आवाज को उठाने वाले लोग, उनके अधिकार की लड़ाई लड़ने वाले लोग, चाहे सदन हो तो यहां आप सुन रहे थे सीधा सीधा हमला बोल रहे हैं आरक्षण के मसले पर तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के ऊपर, नीतीश कुमार की सरकार या एनडीए की सरकार के ऊपर। आरक्षण पर आर पार की लड़ाई में क्या बीजेपी को फिर से 2015 जैसा नुकसान होगा बिहार में, यह देखना होगा, क्योंकि अभी जिस तरह से मोहन भागवत, धीरेन्द्र शास्त्री, श्री श्री रविशंकर और द्वारिका पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती सब बिहार पहुंचे हुए हैं, उससे जाहिर हो रहा है कि बीजेपी एक तरफ हिंदुत्व का मुद्दा गर्म कर रही है और दूसरी तरफ आरक्षण के खिलाफ माहौल बना रही है। साथ ही उस हिंदू राष्ट्र की बात बिहार में उठने लगी है जिसकी मुखालफत खुद नीतीश कुमार ने हमेशा की। 92 साल में के जो लाल कृष्ण आडवाणी हैं, शायद 92 साल के हैं, लेकिन या उससे ज्यादा के होंगे, मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन 1992 आ जाइए, जी हां, जहां तक मुझे ध्यान है 1992 में लाल कृष्ण आडवाणी के रथ को लालू जी ने रोका था और नीतीश कुमार ने उनकी इस बहादुरी की तारीफ की थी। लेकिन अब उन्हीं नीतीश कुमार की सरकार में धीरेन्द्र शास्त्री ने खुलेआम, जी हां, वही बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री, इसने खुलेआम हिंदू राष्ट्र की बात करते हुए कहा है कि उनका संकल्प हिंदुओं को बचाना है, उन्हें जगाना है। कह रहे हैं यहां धीरेन्द्र शास्त्री कि हमारा संकल्प हिंदुओं को बचाना है, उन्हें जगाना है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि सभी हिंदू एकजुट हो तो भारतवर्ष हिंदू राष्ट्र बनेगा। सभी हिंदू एकजुट हों तो भारतवर्ष हिंदू राष्ट्र बनेगा। वहीं बांका में जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती ने विवादास्पद दावा किया है कि भारत के संविधान में हिंदुओं को धर्म की शिक्षा देने से रोका गया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि स्कूलों में हिंदू बच्चों को धर्म की शिक्षा नहीं दी जाती। स्कूलों में हिंदू बच्चों को धर्म की शिक्षा नहीं दी जाती, ये साहब कह रहे हैं, शंकराचार्य महाशय सदानंद सरस्वती।
जबकि हकीकत यह है दोस्तों कि स्कूलों में रामायण और गीता की शिक्षा दी जाती है। उधर मुजफ्फरपुर में मोहन भागवत ने कहा कि राजनीति में रुचि रखने वाले स्वयंसेवक भाजपा को अपने करीब इसीलिए पाते हैं क्योंकि उसने अनुच्छेद 370 हटाने और श्री राम मंदिर के आरएसएस के मुद्दे को पूरा किया। राम मंदिर और 370 हटाने के मुद्दे को भाजपा ने पूरा किया। नीतीश कुमार की सारी जिंदगी दोस्तों राजनीति इस तरह की बातों में रही है जहां सांप्रदायिकता ना हो, यानी सांप्रदायिकता के खिलाफ की राजनीति उन्होंने की। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी के सामने ऐसे सरेंडर कर दिया है, नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी के सामने ऐसे सरेंडर कर दिया है जैसे नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के सामने किया है। मोदी देश का नुकसान करा रहे हैं और नीतीश कुमार जो हैं वो बिहार का नुकसान करा रहे हैं, क्योंकि बिहार में आरएसएस की इतनी पैठ कभी नहीं थी जितनी नीतीश के शासन में बन गई है। और अब हिंदू त्योहारों पर सांप्रदायिक नफरत जाहिर करने की घटनाएं भी होने लगी हैं। याद कीजिए कि किस तरह कुछ समय पहले बिहार शरीफ का ऐतिहासिक मदरसा जला दिया गया था। तो दोस्तों, क्या नीतीश कुमार ने बीजेपी के सामने घुटने टेके हैं या मोदी ने अपनी अलग रणनीति बनाकर चुनाव लड़ने का मन बना लिया है? क्या यूपी और बिहार में होने वाला है कुछ बड़ा? आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी हैं, उन सबसे पहले आपका परिचय करवाता हूं। जरा स्क्रीन पर ले आइए तमाम साथियों को। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि नीतीश कुमार क्या सरेंडर हो गए हैं नरेंद्र मोदी के सामने? नरेंद्र मोदी तो सरेंडर दिखाई देते हैं, लेकिन क्या नीतीश बाबू सरेंडर हो गए हैं? श्री रविशंकर, धीरेन्द्र शास्त्री, मोहन भागवत, सदानंद सरस्वती, ये तमाम धर्म गुरु आखिर क्यों पहुंचे हुए हैं बिहार? और जो बातें हो रही हैं वहां पे सब सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की बातें आखिर क्यों कर रहे हैं? क्या किसी एजेंडे के तहत यह सब कुछ हो रहा है बिहार में? और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आखिर भागे भागे यहां दिल्ली नरेंद्र मोदी के पास क्यों पहुंचे? क्या उत्तर प्रदेश में भी कुछ गड़बड़ होने वाला है? बहुत सारी बातें, इन बातों का कुछ